नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास और इस पूरा सच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। देश के लिए खतरा सिर्फ सरहद पर ही नहीं है, बल्कि एक खतरा देश के अंदर, आपके शहर में और यहां तक कि आपके आसपास भी पल रहा है। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक किसी दिन धमाके में बदलकर हमारे देश और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन जारी है और राजधानी दिल्ली में भी फिर से 66 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है पश्चिम बंगाल। दरअसल हाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बन रहे हैं। बीजेपी भी टीएमसी पर ऐसे ही आरोप लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं और फिर वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। ऐसे में एक गंभीर सवाल अब घुसपैठियों के मकड़जाल से देश को बचाने का है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ विशाल जनसंख्या है। लेकिन पिछले दशकों में किस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का संतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को भगाना है। लेकिन विडंबना देखिए कि घुसपैठ पर जब भी कार्रवाई होती है तो कुछ नेता, वकील और तथाकथित बुद्धिजीवी ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं, और यह सब कुछ होता है वोट बैंक के लिए। तो आज के कार्यक्रम में भारत में घुसपैठ के इसी मकड़जाल का देखिए पूरा सच, पूरे विस्तार के साथ। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 11 परिवारों के 66 अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। ये 66 बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से वजीरपुर और नई सब्जी मंडी इलाके में अपना मोडस ऑपरेंडी चला रहे थे। पकड़े गए घुसपैठियों में 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 30 बच्चे भी शामिल हैं। तो दिल्ली पुलिस ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये लोग किसी भी प्रकार का पहचान पत्र और मोबाइल फोन नहीं रखते थे। दिल्ली पुलिस ने इन घुसपैठियों को पकड़ने के बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने से पहले इनके बारे में पूरी जानकारी जुटा ली गई। पुलिस की टीमों को इन इलाकों में तैनात कर दिया गया। इस गहन और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने डोर टू डोर तलाशी और पूछताछ अभियान चलाया, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे इन 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह अभियान उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए चलाए गए थे। इसके तहत विशेष टीमें गठित की गई थी। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अभी तक 150 के करीब बांग्लादेशियों को रिपोर्ट करवाया जा चुका है। अभी 6 जून को हमारी कॉर्नर सेल की टीम ने 66 बांग्लादेशियों को अप्रीहेंड किया। ये टोटल 11 फैमिली के लोग थे। इनका डिपोर्टेशन का ऑर्डर हुआ है और ये हमारे अभी डिटेंशन सेंटर चौकी में मौजूद हैं और इनको इनके देश बांग्लादेश में भेजने की तैयारी चल रही है। और बात जब दिल्ली में घुसपैठियों को हो रही है तो पिछले दिनों अवैध घुसपैठ पर पिछले दिनों दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, जिनमें मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठ की वजह से दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच जनसंख्या का असंतुलन भी हो रहा है। तो आइए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस रिपोर्ट में कितने बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली में रहने वाले अवैध घुसपैठियों में से करीब 96% मुस्लिम समुदाय के हैं।
ये घुसपैठिए ज्यादातर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस जाते हैं, जहां वो संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक और धार्मिक सामंजस्य को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इन घुसपैठियों को बसाने में दलालों के अलावा मुल्ला मौलवियों का भी बड़ा हाथ है। दलालों और मुल्ला मौलवियों का नेटवर्क इनके लिए रहने और नौकरी की व्यवस्था तक करता है और इसी नेटवर्क की मदद से इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर भी पड़ रहा है और वो चरमरा रहा है। अवैध घुसपैठियों के दिल्ली में बसने से शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसके अलावा इन घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में हेल्थ केयर सिस्टम को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घुसपैठियों की भीड़ बढ़ने की वजह से अस्पताल और क्लिनिक दिल्ली में रह रहे वैध भारतीय निवासियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, वहां एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी दबाव है। इस समस्या ने गरीब इलाकों में शिक्षा की क्वालिटी पर भी गलत असर डाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों में दिल्ली में रहने वाले वैध स्थानीय मजदूरों और घुसपैठियों के बीच कंपटीशन भी बढ़ गया है, जिससे दिल्ली के वैध निवासियों में भारी नाराजगी है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है। दरअसल ये घुसपैठिए कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कानूनी रूप से दिल्ली में काम करने वालों के लिए अवसर कम हो रहे हैं। इससे लोगों की कुल इनकम में भी कमी आ गई है, जो कि यह भी एक बड़ी समस्या है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पूरा गेम चल कैसे रहा है और इसका पूरा सच जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आपको समझाते हैं कि दिल्ली तक यह घुसपैठ होती कैसे है। सबसे पहले घुसपैठ के रास्ते को समझते हैं। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से ही होता है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। इस बॉर्डर पर जंगल हैं, नदी हैं, नाले हैं और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते। इनके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है जो 15 से लेकर 25,000 रुपए तक में अवैध घुसपैठिए को बॉर्डर पार करवा देता है और फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की तरफ रुख कर लेता है जहां उसकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाता है तो फिर खेल शुरू होता है फर्जी कागज बनाने का भी। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 5 से लेकर सिर्फ 10,000 रुपए तक में फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं। कई मामलों में तो 25 से लेकर 30,000 के बीच फर्जी पासपोर्ट तक भी बना दिया जाता है। और एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए नौकरी या फिर अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से दिल्ली में लंबे समय से अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं और इसका व्यापक असर जनसंख्या असंतुलन के रूप में सामने आया है। कुछ आंकड़े देखिए। 1951 से 2011 के बीच दिल्ली में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, तो वहीं हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। आइए आंकड़ों के जरिए दिल्ली के इस जनसंख्या असंतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद जब पहली जनगणना 1951 में हुई तब दिल्ली में मुस्लिम आबादी 5.7% थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 12.9%, यानी 60 सालों में दिल्ली में मुस्लिम आबादी 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 1951 से 2011 के बीच दिल्ली में मुस्लिम आबादी 7.2% बढ़ गई, जबकि इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है। यानी दिल्ली में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज्यादा है। और अब बात करते हैं दिल्ली की हिंदू आबादी की। दिल्ली में 1951 में हिंदू आबादी थी 84.2%, जो 2011 में घटकर 81.7% रह गई। 1951 से 2011 के बीच दिल्ली में हिंदू आबादी में 2.5% की गिरावट आ गई। यहां आपको यह ध्यान देना होगा कि अभी तक 2021 में होने वाली जनगणना हुई नहीं है और जब यह नई जनगणना होगी तो यह जो हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात है या अंतर है, यह और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी हिंदू और भी कम हो सकते हैं और मुस्लिमों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और बात सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए किसी दीमक की तरह देश के हर शहर में छुपे बैठे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात कीजिए, वहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चलते जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस ने बीते साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और वहां भी हिंदू आबादी कम हो रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, जो साल 2011 में घटकर सिर्फ 66% तक रह गई। जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में वहां पर मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 21% हो गई है। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हो गई। वहीं इन्हीं 50 सालों में मुस्लिम आबादी 13% बढ़ गई। यानी इस दौरान मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई में 2.5 गुना बढ़ गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अध्ययन के अनुसार अगर जनसंख्या में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो मुंबई में अगले 40 सालों में यानी साल 2051 तक हिंदू जनसंख्या सिर्फ 54% रह जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हीं घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये घुसपैठिए फेक वोटर आईडी हासिल कर ले रहे हैं। अवैध घुसपैठियों ने मुंबई की झुग्गियों में अत्यधिक भीड़ बढ़ा दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश में इन घुसपैठियों ने अपना मकर जाल सा फैला रखा है। लेकिन बात जब इनके प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट और लॉन्चिंग पैड की करें तो वो पश्चिम बंगाल ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ही ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं और उसके बाद वो यहां से निकलकर पूरे देश में फैल जाते हैं। इस मामले में सबसे सनसनीखेज एक ताजा मामला तो ऐसा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में एक अवैध घुसपैठिए ने खुद यह बात खुलासा किया कि वो बांग्लादेश में आज से करीब 1 साल पहले जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें वो आंदोलन में वहां का स्टूडेंट था, उसमें शामिल था वो। और उसके बाद वो अवैध घुसपैठ करके भारत का पश्चिम बंगाल राज्य पहुंच गया और यहां ही नहीं, सत्ताधारी टीएमसी का कार्यकर्ता तक बन गया वो। अब देखिए कि किस तरह से ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में वोट बैंक से भी जुड़ते हैं। और इसी से समझा जा सकता है कि क्यों कुछ पार्टियां और उनके नेता इन घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहते हैं, इनके सभी तरह के पहचान पत्र बनवाते हैं, इनको सभी सरकारी सुविधाएं देते हैं। आपने झारखंड में सुना होगा, घोषणा पत्र में शामिल कर दिया था कि सिलेंडर देंगे। और जब कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो यही लोग बचाने के लिए ढाल की तरह खड़े भी हो जाते हैं। तो देश में हो रही घुसपैठ में केंद्र में कोई राज्य अगर है तो वो है पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। इन 3 दशकों में एक पूरे सिस्टम ने बांग्लादेशी मुसलमानों को घर जमाई की तरह पश्चिम बंगाल में बसा दिया। लेकिन 2011 में टीएमसी और ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और बुरे हुए हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी वही हैं जो उस समय घुसपैठ का मुद्दा उठाती थी, अब जब सत्ता में आई तो उल्टा उसका पोषक बन गई हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए अब ममता बनर्जी का वोट बैंक बन चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अवैध घुसपैठ की वजह से किस तरह पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। साल 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% हुआ करती थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में, ये 2011 की बात हो रही है, मुसलमानों की आबादी 27% है। और बार बार हम कह रहे हैं कि 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, अभी जब जनगणना होगी तब देखिएगा ये आंकड़ा कहां जाएगा। यानी राज्य की जनसंख्या में 2011 तक में ही 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ गई। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, तो वहीं 2011 के मुसलमानों की आबादी करीब 2.47 करोड़ है। यानी करीब करीब 5 गुने की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में वहां पर हुई है। अगर आप पूरे देश से इसकी तुलना करें तो आजादी के बाद से पूरे देश में मुसलमान आबादी 4.3% के आसपास बढ़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह बढ़ोतरी 7.2% है। यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू हुआ करते थे, वहीं 2011 में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% तक पहुंच चुकी थी।
यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विभिन्न देशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो उसी क्रम में हम आपको कुछ ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। पीएम मोदी सभी सदस्यों को दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए धन्यवाद देंगे। तो आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल था। इसमें बीजेपी के सांसद, जेडीयू और शिवसेना के सहयोगी दल के नेता भी थे। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एससीपी और एआईएमआईएम के विपक्षी नेता भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। तो कांग्रेस के शशि थरूर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी और एनडीए के सदस्यों के साथ गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद भी इसी मिशन का हिस्सा थे। तो ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि ये सभी लोग गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत राय से जुड़ते हैं। निशांत, इस समय जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें ये प्रतिनिधिमंडल बल्कि हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, ये तस्वीरें जो हैं वो हमने देखी कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए हैं। एक औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात तो होगी ही, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर बात ये होगी कि किस तरह से इस प्रतिनिधिमंडल ने विदेशों में भारत की आवाज़ को बुलंद किया। हमने इससे संबंधित तमाम रिपोर्ट भी देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार, सब लोग इनकी तारीफ करते रहे। इस मुलाकात में क्या होना है? ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात या फिर और कुछ? देखिए, इस मुलाकात को अगर फीडबैक के लिए मुलाकात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो भारतीय सांसदों ने जाके विदेशी धरती पर भारत की पक्ष मजबूती के साथ रखा है और विदेशी धरती पर जिन लोगों के सामने रखा है, 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और उनके तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन देशों का क्या रवैया रहा है, भारत ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा है। लगभग 7 ये डेलीगेशन थे। एक सांसद इस डेलीगेशन को लीड कर रहा था, उनके साथ अन्य सांसद थे और इन डेलीगेशन ने अलग अलग राष्ट्रों की जो है वो यात्रा की थी, जिसमें यूएनएससी में भी शामिल मुल्क थे, यूएन में भी शामिल मुल्क थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो मुल्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव रखते हैं, यहां तक कि जो पाकिस्तान के भी करीबी मुल्क माने जाते हैं, उन मुल्कों में जाकर इन तमाम सांसदों ने भारत का पक्ष रखा, खासकर पहलगाम वाले इशू को लेकर। इससे पहले भी पाकिस्तान जो नापाक हरकतें करता रहा है भारत के सरजमी पर, लेकिन जब ये सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था तो मेरी भी मुलाकात हुई थी। वहां पर स्पष्ट तौर पर इस डेलीगेशन ने कहा था कि हमने ये मैसेज दिया है कि पाक अपनी नापाक हरकतें बंद कर ले, क्योंकि अब भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, हम सहन नहीं करेंगे। और इसी आधार पर अपनी बातें पूरी दुनिया में रखी गई है कि पहले तो आतंकवाद के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और दूसरी बात यह कि भारत अब इस तरीके की कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सांसदों का जो डेलीगेशन है ये यही चर्चा करे कि उन मुल्कों में किस तरीके से रवैया रहा और हमने कितनी मजबूती के साथ अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखी। ठीक है निशांत, हमने एक बात और देखी कि इस पूरे यात्रा के दौरान अलग अलग पार्टियों के नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी के भी हों, बड़े बड़े नाम इनमें थे। शशि थरूर थे, रविशंकर प्रसाद थे, कनिमोझी थी, सुप्रिया शुक्ला थी, ये संजय झा थे। ये तमाम नेताओं ने जिस तरह से भारत की बात को वहाँ पर मजबूती से रखी, जिस तरह पाकिस्तान के एक तरह से अगर कहें तो धागे खोले और जिस तरह से आगे के लिए नीति स्पष्ट कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर की लाइन क्या है और भारत ने जो एक न्यू नॉर्मल दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसको जिस तरह से कि इन लोगों ने एक्सप्लेन किया, जिस तरह रखा, ये अपने आप में इसमें बहुत सारे पैगाम छुपे हुए हैं जो कि दुनिया के देशों में भी गए। जो हरकत करने वाला मुल्क है पाकिस्तान, उसको भी गया और अपने देश के अंदर भी ये पैगाम गया कि हम सब एकजुट हैं।
देखिए, बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र की जो मजबूती है वो इस सर्वदलीय जो डेलीगेशन था इसमें दिखी। सभी पूरी तरीके से राष्ट्र हित में एक साथ आए। इस डेलीगेशन में राष्ट्र हित को लेकर पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा, चाहे शशि थरूर की बात की जाए, ओवैसी की बात की जाए, कनिमोझी की बात की जाए। ये तमाम लीडर है जो कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब बात आई राष्ट्र हित की, जब बात आई भारत की एकता अखंडता की, जब बात आई भारत के उन 26 नागरिकों की जिनको नापाक हरकतों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, उन सभी के लिए पूरे 140 करोड़ भारतीयों के सुर में सुर मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के विषय में बताया जरूर, और साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब ये भारत नया भारत है, ये अब किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और हम अब आतंकवाद को सहने वाले नहीं हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल संबोधन में पॉइंट के जरिए बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि भारत इस मामले में अब आगे क्या करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे निशांत। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े थे। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे आज की किस तरह घुसपैठियों की समस्या बड़ी समस्या और ये पूरे देश में है, तो आप बात करते हैं आदिवासी राज्य झारखंड की, जहां घुसपैठ बड़ी तादाद में फन फैलाए बैठे। आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना डिवीजन में घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। वहीं आदिवासी आबादी की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। आइए आंकड़ों के साथ देखते हैं इस इलाके का पूरा सच। 1951 में संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44.7% हुआ करती थी। इस इलाके में मुस्लिम आबादी उस समय 9.4% थी। अब बात करते हैं कि 2011 तक आते आते हुआ क्या। 2011 में यहां आदिवासी समाज की आबादी सिर्फ 28.1% बच गई और मुस्लिम आबादी दूसरी तरफ 22.7% के स्तर पर पहुंच गई। यानी सिर्फ 1951 से लेकर 2011 के 60 सालों में आदिवासी आबादी 44.7% घट गई और 28.1% रह गई। यानी इसमें पूरे 16.6% की गिरावट आई है। तो वहीं 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में मुस्लिम आबादी 9.4% से बढ़कर अब 22.7 पहुंच गई है। यानी इसमें पूरे 13.3% का इजाफा हुआ। इस जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि मुस्लिम आबादी 60 सालों में 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है इन इलाकों में। ग्राफिक्स के जरिए देखिए पूरा सच, सीधे सीधे आप तुलना करके देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। 1951 में मुसलमान 9.4% थे, 2011 में बढ़कर 22.7 हो गए। आदिवासी समाज की जनसंख्या 1951 में 44.7 हुआ करती थी, 2011 में 28.1% रह गई। और अभी ताजा जनगणना तो आने वाली है, उसमें तो यह जनसंख्या असंतुलन हो सकता है और भी ज्यादा बढ़कर आए। अब आप सोचेंगे कि इसमें अनोखी बात क्या है, मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन ऐसा है नहीं। संथाल परगना इलाके में यह मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। बार बार हम बता रहे हैं आपको, राष्ट्रीय स्तर पर 51 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी करीब 4.4% बढ़ी, लेकिन संथाल परगना में इसी दौरान मुस्लिम आबादी 13.3% बढ़ गई। और यही एक तरह से आदिवासी समाज के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि घुसपैठियों पर क्या थी पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की महान सोच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा PM मोदी के सपनों का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
नशे का दरवाजा एक बार खुला तो जिंदगी बंद हो जाती है। ये नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है एक मिशन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन और हर गली हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरना, हम हैं यहां। नालसा की डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद पूरा सच में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अब आंकड़ों से निकलकर थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ को समझने के लिए हमें इससे जुड़ा थोड़ा इतिहास भी पता होना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ साथ उसका बंटवारा भी हुआ था। भारत के एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था तो और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आज़ादी के तत्काल बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए असम में दाखिल होने लगे थे। इसे लेकर असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने चिंता जताई थी, जिसके बाद सरदार पटेल असम की घुसपैठ समस्या को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के सामने बार बार उठाते रहे। इस बीच 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे। इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था, उसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ था सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर। और इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय वल्लभ भाई, आपने मुझे पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन इनकी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर यह रोजगार ढूंढने वाले लोगों की भी आवाजाही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका यह कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। यह संख्या कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो सोचिए, ये थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की महान सोच। खैर, आज के पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए फिलहाल अनुमति। नमस्कार।